वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का। आप जुड़े हैं एज इकोनॉमिक्स के साथ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, जिनका स्तर होगा पीजीटी या टीजीटी एवं जीआईसी लेक्चरर तथा जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम हैं उस लेवल के क्वेश्चंस आज आपको मिलेंगे। दोस्तों, हम आगे बढ़ें उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों जो है इस वीडियो को सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए, ठीक। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो बनता ही बनता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ, ठीक, और बीच में खाली स्थान है, पर लिखी गई थी, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है। ये सबसे पुरानी जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी हिस्ट्री पर, जो हिस्ट्री या इतिहास जानने के साक्ष्य के तौर पर जानी जाती हैं, वो लिखी गई थी। ऑप्शन ए है ताड़पत्रों पर, ऑप्शन बी पत्थरों पर, ऑप्शन सी कागज़ पर, या ऑप्शन डी लकड़ी पर। तो जी हाँ दोस्तों, बताइए। अगर मैं बात करूं इसके आंसर की तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है कि सबसे पुरानी जो पांडुलिपियां हैं वो ताड़पत्रों पर लिखी गई थी, ठीक। और ताड़पत्र के साथ साथ भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्वर्णपत्र आदि का भी प्रयोग किया जाता था पहले, ठीक। जो पांडुलिपियां हैं ये उस दस्तावेज को कहते थे, ठीक। ये जो पांडुलिपियां हैं ना, ये उस दस्तावेज को कहते थे जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हों, ठीक। तो उस टाइम की जो जानकारी है वो हाथ से जब लिखी जाती थी तो उसे पांडुलिपि कहते थे, ठीक। इसे के जो अन्य नाम हैं उसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि इसे हस्तप्रति, क्या कहते हैं इसको, हस्तप्रति और लिपि ग्रंथ इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो सबसे पुरानी जो पांडुलिपियाँ हैं वो लिखी गई थी ताड़पत्रों पर। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि अभिलेखागार, ठीक, अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऑप्शन ए खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है, ऑप्शन बी पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, ऑप्शन सी ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, ऑप्शन डी खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है साथियों, और इसका आंसर आप गेस करिए कि अभिलेखागार क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं इसके आंसर की तो इसका जो सही जवाब है वो है इसमें ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ, ठीक। कैसी पांडुलिपियाँ? जो इतिहास जानने में सहायक हैं। ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ तथा दस्तावेजों को जिस जगह पर रखा जाता है उसे अभिलेखागार कहते हैं, ठीक है। ओके, अभिलेखागार कहते हैं, ठीक। और जो अभिलेखागार है वहाँ पर क्या है कि उसमें ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ रखी जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ ऑप्शन में भी देख रहे हैं। तो एक तरह का एक कार्यालय होता था ये, और इसमें जो इतिहास जानने के साक्ष्य हैं, जो पांडुलिपियाँ हैं, वो यहाँ पर रखी जाती थी। तो उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न साथियों कुछ ऐसा है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, ठीक। प्राइमरी सोर्स किसे माना जा सकता है? ओके, प्राइमरी सोर्स किसे माना जा सकता है? पहला गिरनार का शैल अभिलेख, ठीक। दूसरा पादशाहनामा चित्रकला, ठीक। तीसरा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, या फिर कांगड़ा शैली की चित्रकला। ओके, तो जो आरंभिक मानवों की समझ अगर हमें जाननी है तो प्राइमरी सोर्स के रूप में आप किसे चुनेंगे, ठीक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारत में आरंभिक मानवों की समझ की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को प्राथमिक सोर्स माना जाएगा। ओके, प्राथमिक सोर्स माना जा सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा, देखो इसके पहले भी हमने चर्चा की थी, तो ये भीमबेटका जो गुफा है उसका नाम आया था। ये विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है। ओके, ये क्या है? सबसे प्राचीन गुफा है। कौन सी? भीमबेटका, ठीक है ना।
जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ठीक है। और अगर इसकी टाइमिंग की मैं बात करूं तो ये मध्य पाषाण काल, ठीक, कौन से पाषाण काल? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का टाइमिंग क्या है? 30,000 ईसा पूर्व से कितना? 30,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम है वो 1,000 नहीं, 10,000 ईसा पूर्व का जो टाइम है वो जो है आपका मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो भीमबेटका या जो मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला है, यहाँ पर आखेटक, घोड़े, हाथी, कृषक आदि के चित्र जो है मिले हुए हैं। और प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र भी इसमें मिले हैं, ठीक है। तो ये मध्य पाषाण काल के आसपास की बात है, जो मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला से हमें जानकारी मिलती है। ओके, आगे बढ़ें तो दोस्तों, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। ये तो एक तरह से सही लग नहीं रहा है, ठीक। ऑप्शन बी, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। ये बात कुछ हद तक ठीक लग रही है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। ये बात भी काफ़ी हद तक सही लग रही है। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ये बात भी सही है, इतिहासकार जो है जनजातियों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए हैं। तो कौन सा कथन गलत है? ठीक, आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि प्रश्न में गलत पूछा है। तो ये जो नीचे के 3 हैं ये काफ़ी हद तक एक सही बात कह रहे हैं, ठीक। और जो सही बात नहीं कह रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। ये बात गलत है। किसी जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज नहीं रखा, क्योंकि ज़्यादातर जो जनजातियाँ हैं या जो जंगलों में निवास करने वाली जातियाँ हैं वो लिखना पढ़ना तो जानते ही नहीं थे, तो लिखित दस्तावेज कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता? किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता? अबुल फजल, रास सुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी या मुजफ्फर आलम, ठीक। किसके लेख को जो है प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता? तो साथियों इसका जो उत्तर है वो है आपका मुजफ्फर आलम, ठीक। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? मुजफ्फर आलम। अबुल फजल ये इतिहासकार थे, राम सुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी ये भी इन्होंने इतिहास से संबंधित चीज़ें हमें दी हैं, ठीक। लेकिन मुजफ्फर आलम करके ऐसा कोई नाम हमें नहीं मिलता है जिन्होंने इतिहास से संबंधित कुछ तथ्य हमारे सामने प्रकट किए हों, ठीक। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? आखेटक खाद्य संग्राहक का मतलब क्या है कि शिकार करके जो अपने लिए भोज्य सामग्री इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो बताना है आपको कि दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण क्या नहीं था, कौन सा कारण नहीं था घूमने का, ठीक। ऑप्शन नंबर ए है कि एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी। ऑप्शन बी, उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे। ऑप्शन सी, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। या फिर ऑप्शन डी, जल संसाधनों की खोज के लिए। कौन सा कारण नहीं था ये आपको बताना है, ठीक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, ठीक। पाषाण काल के प्रारंभिक अवस्था में मानव का जो जीवन है ना वो जंगल अर्थात वन तथा जानवरों पर आधारित था, ठीक। ये तो आप लोग जानते हैं, जिसके कारण उनका जो एक जगह से दूसरे जगह आना जाना होता था वो इसी के कारण होता रहता था। ओके, प्रारंभिक अवस्था में मानव में क्या था कि किसी तरह की कोई सामाजिकता नहीं थी। ओके, कोई सामाजिकता नहीं थी, वह अकेला रहता था तथा सामाजिकता के ना होने से समूहों का भी अभाव था, किसी तरह का ग्रुप नहीं था। ओके, तो समूह संघर्ष जो है मानव के घूमने का कारण नहीं था, क्योंकि समूह थे ही नहीं तो समूहों की संघर्ष की बात कैसे हो गई। ओके, तो आपका जो उत्तर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ये कारण नहीं था। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये नर्मदा के आसपास के क्षेत्र थे, ओके, या फिर सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र थे, या फिर गंगा तथा यमुना का दोआब एरिया था, या फिर दक्कन तथा कोंकण का एरिया था। तो आपको बताना है निम्नलिखित से कौन सा ऑप्शन सही है। 8000 वर्ष पहले गाँवों में रहना आरंभ किया था, वो एरिया कौन था, क्या था वो एरिया जिस जगह पर लोग गाँवों में रहना प्रारंभ किए थे। ओके, तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर है, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों की खोज जो है ये लगभग 8000 ईसा पूर्व हमारे पुरातत्वविदों द्वारा की गई थी। मानव निवास की स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान में यह स्थल क्रमशः पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में स्थित है। ठीक है, कहाँ है ये? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में स्थित है। ठीक है, और अगर मैं ये बात करूँ तो मेहरगढ़ जो है वो इसी एरिए पर स्थित है। कहाँ? सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों पे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं हम, तो एक मेहरगढ़ बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो यहीं पर स्थित है। प्राचीनतम मानव जो है बस यहाँ पर प्राचीनतम मानव के बस्ती के प्रमाण पाए गए हैं। कहाँ? सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों पे। ओके, यहाँ से नवपाषाण काल तथा हड़प्पा काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है। अब किस टाइम का पूरा स्थल है? ये प्रश्न एक बार रिपीट भी हो चुका है पहले, आपको बताना है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका एकदम सही जवाब जानते होंगे। साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पुरापाषाणिक। ठीक, पुरापाषाणिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के कहाँ है? रायसेन जिले में है, और यहाँ पर शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं जो पुरापाषाणिक हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाण युग की काला अवधि क्या है? ठीक, पुरापाषाण युग की काला अवधि क्या है? चलिए बताइए। क्या है? 1 लाख से 30,000 ईसा पूर्व, 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व, 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, या 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। आपको बताना है कब से कब तक का जो टाइम पीरियड है वो पुरापाषाण युग की अवधि है। ठीक है, साथियों इस प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। और ये जो 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व की बात हो रही है ना, ये एक तरह से देखा जाए तो ये इसका जो सोर्स है वो NCERT है। ठीक है, क्या है? NCERT जो है वो बताता है कि 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व का जो टाइम है वो पुरापाषाण युग का समय है। इसके पश्चात 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक की काला अवधि को हम क्या कहते हैं? मध्यपाषाण। 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक की काला अवधि को हम मध्यपाषाण काल कहते हैं। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। बात करते हैं कि भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है। भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है बुर्जहोम, चिरांद, ब्रह्मगिरी या फिर मेहरगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में मिले हैं। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है ना, कहाँ पर है ये? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ओके, ये आपको याद में रखना है, ये कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के किस एरिया में है? बलूचिस्तान प्रांत में है। और अगर और इसका स्पेसिफिक जगह मैं अगर बताऊं तो एक दर्रा है जिसका नाम है बोलन दर्रा। क्या है? इसका नाम क्या है? बोलन दर्रा। ठीक, वहाँ पर जो है ये एक स्पेसिफिक जगह है उसी के नज़दीक। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कृषक समुदाय के उद्भव के भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो भारतीय महाद्वीप में जो कृषक समुदाय है उसका जो उद्भव हुआ है उसके जो प्रमाण हैं वो सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ में। ओके, ये कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और अगर और स्पेसिफिक जगह की बात करें तो बोलन दर्रे के निकट है। ओके साथियों, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? ठीक,
बुद्ध ने क्या किया था, पहली बार उपदेश दिया था। तो बड़ा हलवा सा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आप सभी जानते होंगे और बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे। ठीक है, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जी हाँ दोस्तों, ये दिया था सारनाथ में। ठीक, कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बुद्ध द्वारा गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई बुद्ध को? बोध गया में। ठीक, और ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार जब उन्होंने प्रारंभ किया तो गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए सर्वप्रथम सारनाथ को चुना। ठीक, अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। यहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। आपको ध्यान रखना है, जो बौद्ध संघ है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? यहीं पर हुई थी। ठीक है, बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। ओके, और मैं अगर बात करूं कि बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, बौद्ध द्वारा या महात्मा बुद्ध द्वारा, भगवान बुद्ध द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश भी करता हूँ, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं पहले उपदेश को, जो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह देश जहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ। ठीक, वह देश जहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ। ऑप्शन ए थाईलैंड, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी ग्रीस। ऐसा कौन सा देश है जहां पर बुद्ध या बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ? तो सीधी सी बात है, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये आदि आदि देश हैं, यहाँ पर हमें बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। और ग्रीस एक ऐसा देश था, ठीक है, जहाँ पर क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हुआ। ठीक, कौन से देशों में? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हुआ। ठीक, अब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कौन कौन से देश आते हैं? आपका थाईलैंड हो गया, ओके, आपका सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। ठीक, ये क्या है? सब दक्षिण पूर्व एशियाई देश आते हैं। ठीक, और ये क्या है? पश्चिमोत्तर सीमा पर सटे हुए देश हैं। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है यूरोपियन देशों में नहीं हुआ। तो ग्रीस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। ओके, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। कौन थे? वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था। ठीक, ऑप्शन बी बुद्ध की प्रतिमाएं, ऑप्शन सी चीनी बौद्ध यात्री, या ऑप्शन डी बौद्ध विद्वान। तो दोस्तों इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है सबसे पहले क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, क्योंकि इसके जो प्रश्न है ना, ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, इसके प्रश्न क्या है, एक सीक्वेंस में है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखते हैं तो उसके आगे जो आने वाले प्रश्न हैं वो इस वीडियो में मिलेंगे। तो आपको पहला वाला वीडियो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, जो इस वीडियो को देखने से पहले देख लेना चाहिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको हिस्ट्री का जो पहला वाला वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, और ये वीडियो आपको का दूसरा है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी। वहाँ पर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, और अदर जो एसएसटी के सब्जेक्ट हैं उससे भी रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, इसके पहले वाला वीडियो देखिए और उसके बाद फिर इसको देखिए। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं और बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। तो हमने चर्चा की थी पहले वीडियो में कि वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है और वो अदर लोगों को हेल्प कर रहे हैं निर्वाण प्राप्त करने में, मोक्ष प्राप्त करने में। ठीक, तो और ये महायान शाखा से संबंधित थे। ठीक, किस शाखा से संबंधित थे? ये महायान शाखा से संबंधित थे, और ये लोग वो लोग थे जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है और अदर लोगों को हेल्प कर रहे हैं निर्वाण प्राप्त करने में। ओके, तो वो लोग बोधिसत्व कहलाते थे। आगे बढ़ें। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो बड़ा इजी सा प्रश्न है कि बुद्ध द्वारा जो लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? कुछ लोग इसका आंसर सोच रहे होंगे कि बी होगा, तो नहीं साथियों, इसका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। लालसा व इच्छाओं की तृष्णा को बुद्ध ने तन्हा नाम दिया था।
क्या नाम दिया था? तन्हा। ओके, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तन्हा है। ओके, ठीक है, और इससे आसक्ति या राग का उद्भव होता है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। साथियों, ये जो चीज़ें या जो तथ्य मैं आपको इस उत्तर के बाद बता रहा हूँ, इसका जो बेस्ड है ये पूरा एनसीईआरटी है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने इसके पहले ना सुनी हो, जैसे तन्हा शब्द काफ़ी ऐसा है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ये सारे एनसीईआरटी से बेस्ड हैं, और जो भी मैं तथ्य आपको बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, वो सारे के सारे एनसीईआरटी से रिलेट हैं। तो आप जो है 9th 10th और 11 12 की एनसीईआरटी का हिस्ट्री वाला पोर्शन जब आप देखेंगे तो आपको ये पूरा कंटेंट उसमें मिलेगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बौद्ध धर्म से निकलकर किन देशों में गया। ठीक, बौद्ध धर्म है हमारे देश भारत से निकलकर किन देशों में गया। ठीक है, तो जापान, चीन, कोरिया या फिर ये सभी। तो साथियों, अभी हमने बात की थी कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उसमें जापान, चीन, कोरिया और कंबोडिया, श्रीलंका, जावा, ये सारे देश आते हैं। यहाँ पर क्या है, बौद्ध धर्म पहुँचा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में। ये प्रश्न देखिए अभी हो गया है। और जो पहले उपदेश को है उसको क्या कहा गया है, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, क्यों? ठीक, अब ये प्रश्न आपका कहाँ से है, 16 महाजनपदों से है। ठीक है ना, ये कहाँ से है, 16 महाजनपदों से है। तो 16 महाजनपदों से मैंने इसके पहले भी पहले वाले वीडियो में देखिए चर्चा की थी कि अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं और स्पेसिफिक इतिहास सब्जेक्ट से आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 16 महाजनपदों से आपको कम से कम 1 या 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक, चलिए, तो इसको आपको अच्छे से देखना है कि ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, और क्यों थी। ठीक, ऑप्शन है वो इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। ऑप्शन बी, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ऑप्शन सी, ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। ऑप्शन डी, इसके आसपास लकड़ी, ईंटों तथा पत्थर की उपलब्धता थी। ठीक, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शासकों को आक्रमण का भय था, वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक महाजनपद अपने राज्य के लिए रक्षा के लिए महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि जो महाजनपदों की उत्पत्ति हुई थी वो महत्वाकांक्षा के कारण हुई। तत्कालीन परिस्थितियों में प्रत्येक महाजनपद अपनी सेना तथा साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, और उन्हें अब चूँकि साम्राज्यवादी नीति थी तो आक्रमण का भय तो होना ही है, तो स्वयं की रक्षा का भी भय होना है, तो फिर मजबूत किलेबंदी वहाँ पर की जाती थी। ठीक, जनपदों की संख्या कितनी है आपको ये भी ध्यान में रखना है, 16 है। इनकी राजधानियाँ आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करें तो चंड प्रदोत्य किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? देखिए यही आ गई ना आपको 16 महाजनपद, ठीक, उनकी राजधानियाँ, ठीक, और उनके शासक, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, और किसी वीडियो में मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा, आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि 16 महाजनपद के बारे में जो सारे तथ्य हैं, उनकी राजधानियाँ हैं, उनके शासक हैं, तो इसको आप अपने तरीके से भी देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न पर लौटते हैं और बात करते हैं कि चंड प्रदोत्य किस प्राचीन राजा किस गणराज्य के राजा थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अवंती जिसे कहते हैं। ठीक है, अवंती के राजा थे कौन? चंड प्रदोत्य। ठीक, इन्हें मलेच्छहंता, किन्हें? चंड प्रदोत्य को क्या कहा जाता है? मलेच्छहंता। इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, मलेच्छहंता, ये परीक्षाओं में पूछा गया है, रिपीटेड है कि मलेच्छहंता किसको कहा गया है, तो मलेच्छहंता कहा गया है किसको? चंड प्रदोत्य को। चंड प्रदोत्य का वत्स नरेश उदयन के साथ दीर्घकालीन संघर्ष रहा। किसके साथ?
वत्स नरेश कौन थे? उदयन। ठीक, तो उदयन के साथ इनका संघर्ष चलता रहा बहुत दिनों तक। ठीक, चंद्रप्रद्योत जब पीलिया रोग से ग्रस्त थे तो बिंबिसार ने अपना राज्यवैद, अब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चंद्रप्रद्योत थे जिसे मलेच्छहंता कहा गया है, ये एक बार इनको पीलिया हो गया था। ठीक, तो पीलिया हो गया था, तो जो बिंबिसार थे, कौन? बिंबिसार, इन्होंने अपना राज्यवैद जिसका नाम क्या था? जीवक, आपने पढ़ा होगा, राज्यवैद जिसका नाम जीवक था, उसको उन्होंने उज्जैनी भेजा था। कहाँ भेजा था? उज्जैनी। ओके, तो ये अवंती या जिसे आज के डेट में उज्जैन कहते हैं, वहाँ पर के राजा थे चंद्रप्रद्योत। क्लियर? आगे बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों, अंग, इसकी राजधानी तो ठीक है चंपा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कौशल, इसमें देखिए थोड़ा सा संशय लग रहा है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, एकदम सही है। मत्स्य नगर की राजधानी विराटनगर थी, ये भी सही है। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कौशल जो वर्तमान में फैजाबाद, जिसे आप क्या कहते हैं? अयोध्या। ठीक, फैजाबाद जिला जो है वहाँ पर अयोध्या के रूप में विद्यमान है। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती। ओके, इसकी राजधानी अहिछत्र नहीं थी। ओके, श्रावस्ती थी। ठीक है, अहिछत्र जो है पांचाल प्रदेश की राजधानी थी। जो ये अहिछत्र थी वो कहाँ की राजधानी थी? पांचाल की। ठीक है ना, तो ये जो है सही सुमेलित नहीं था। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और ठीक है, और कौशल जो वर्तमान में जिसे फैजाबाद जिला अयोध्या जानते हैं हम, वही है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि महाजनपद युग में 16 महाजनपदों के नाम, महाजनपद युग में 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? ठीक, बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। ठीक, प्रश्न ये कह रहा है। ओके, अब कहता है कि जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है उसमें ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनके नाम मिलते हैं? ठीक, तो आपका ऑप्शन है ए मगध, बी स्वमक, सी कंबोज, डी चेदी, सी वत्स। अब इनमें से कितने राज्यों के नाम मिलते हैं? ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ठीक, डी ई यानी कि चेदी वत्स ये थे, या फिर सी डी ई, या फिर ए सी डी ई, या फिर ए बी सी। ठीक, इसका जवाब दीजिए साथियों। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बी सी, मगध, अस्मक और कंबोज। ये 3 ऐसे 16 महाजनपद हैं जो बौद्ध साहित्य में मिलते हैं और पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी इनका जिक्र है। कौन कौन से? मगध, अस्मक और कंबोज। क्लियर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख है महाभारत में, रामायण में, अंगुत्तर निकाय में या फिर ललित विस्तार में। ठीक, आपको बताना है कि इनका उल्लेख कहाँ पर है। तो जो 16 महाजनपदों का उल्लेख है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, अंगुत्तर निकाय में। ठीक, अंगुत्तर निकाय में है इसका उल्लेख। ठीक है, और इसका उल्लेख हमें बौद्ध व जैन साहित्य में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 16 महाजनपदों के नाम एक तरह से आप एक बार रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो पहला राज्य था अंग, दूसरा था मगध। ठीक, पहला था अंग, दूसरा था मगध, तीसरा था काशी, फिर कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, फिर कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये सारे जो राज्य थे ये 16 महाजनपदों में आते हैं। ठीक है, तो इनका उल्लेख कहाँ है? अंगुत्तर निकाय में। ओके, आगे बढ़ें। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? जी हाँ, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आप सभी जानते हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इनका नाम विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, और इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे मेन चीज़ आपको ये जानना है कि इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ओके, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। किसकी रचना की? अर्थशास्त्र की। इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है।
ठीक है ना। तो चाणक्य। आगे बढ़ें, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? पहला है अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए। और अगर इसका जवाब आपको नहीं पता है तो साथियों इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में, कौन सा प्रांत है? सौराष्ट्र। ओके, कौन सा प्रांत है? सौराष्ट्र, ठीक है ना। सौराष्ट्र प्रांत में जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इस समय वहाँ का शासक पुष्यगुप्त वैश्य था। जिस समय यहाँ पर निर्माण हुआ था उस समय वहाँ का शासक कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य था। ठीक है, यह जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ओके, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ठीक है, इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था। अब सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त ने करवा दिया, ठीक, सौराष्ट्र में, ठीक। अब लेकिन इसका पुनर्निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ अशोक के टाइम में। कब हुआ? अशोक के टाइम में। ठीक है, इसका पुनर्निर्माण ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके टाइम पे हुआ? अशोक के टाइम पे हुआ। ठीक है, और उसके उस समय जो है वहाँ के राज्यपाल कौन थे? वो थे तुसाप, जो यवन थे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? ठीक, रामपुरवा में एक उत्कृष्ट पॉलिश वाला सांड का एक मूर्ति मिली थी। इनमें से किसके शासनकाल में उसे बनाया गया था? मौर्य, पांड्य, चोल, कुषाण। ठीक है, चलिए इसका जवाब आप देंगे कि किसके शासनकाल में इसको बनाया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। मौर्य काल में जो है जो ये पॉलिश वाला सांड मिला था रामपुरवा से, तो ये मौर्यकालीन स्थापत्य का उदाहरण है। इसे अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। यह स्थापत्य अब भारत के राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और ये मौर्य काल में बनाया गया था। आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग, बड़ा फेमस युद्ध था कलिंग का। ठीक है, यहीं से जो है अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी और राजकाज युद्ध से जो है उन्होंने दूरी बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिया था। जो कलिंग है वो कहाँ है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। ठीक है, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल जो कलिंग है वो वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह स्थल दामोदर तथा गोदावरी नदी के बीच उपजाऊ स्थल है। ठीक, तो कलिंग जो है वर्तमान में कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपका डी हो गया। आगे बढ़ें तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? ऐसा कौन सा एरिया था, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो प्राचीन काल में किसके नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक, ऑप्शन है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वो है गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसे जो है प्राचीन काल में मगध के रूप में जाना जाता था। ठीक, और अगर इसके से संबंधित मैं अन्य तथ्यों की बात करूं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के दक्षिणी तट पर मगध साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक, वर्तमान बिहार राज्य के गया, पटना, शाहाबाद जिले ये मगध साम्राज्य में स्थित थे। इनकी राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगृह थी। ठीक, इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह अथवा गिरिब्रज थी। ठीक है, और मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार द्वारा की गई थी। ये साम्राज्य तात्कालिक 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। कौन सा? मगध। ओके, तो ये रही कुछ जानकारी इस प्रश्न से संबंधित। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भोरम देव का मंदिर, जी कौन सा मंदिर? भोरम देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ? ठीक, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि भोरम देव का जो मंदिर है वो किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ?
ऑप्शन है चिंदक नाग वंश, नल वंश, फणिनाग वंश या कलचुरी वंश। ठीक, तो ये सारे ऐसे वंश हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि साथियों आपने इसके पहले तमाम लोगों ने शायद ना सुना हो। तो ये सारा जो कंटेंट है वो NCERT बेस्ड है। ये NCERT 9th 10th 11th 12th की जो बुक्स हैं उसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी और यही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं आपके TGT, PGT, GIC लेक्चरर, जूनियर सहायक अध्यापक या अदर जो टीचिंग एग्जाम हैं या अदर जो हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्टिव एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या होता है। साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फणिनाग वंश। फणिनाग वंश जो है वो उसी ने जो है भोरम देव के मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, भोरम देव का मंदिर जो है किसने निर्माण करवाया था? फणिनाग वंश के शासक गोपाल देव, यहाँ पर नाम भी याद रखेंगे आप, गोपाल देव ने उसका निर्माण करवाया था। ठीक, और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक, कौन सा? भोरम देव का मंदिर, ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। ओके, और ये कहाँ है? वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम, छत्तीसगढ़ के कहाँ? कबीरधाम जिले में यह मंदिर स्थित है। ओके, तो ये भोरम देव मंदिर हो गया। आगे बढ़ें तो बात करें समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? ऑप्शन ए, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। ऑप्शन बी, वे उपहार लाते थे, उससे आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। ठीक, या फिर ऑप्शन सी, उन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी। तो चलिए तीन ही ऑप्शन है दोस्तों और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। समुद्रगुप्त जो है उनकी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। इन्होंने हार स्वीकार की व उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ओके, किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त, बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी, हर्षवर्धन या डी, स्कंदगुप्त। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के टाइम पे जो ह्वेनसांग है वो भारत आया था। ये ठीक है, और ये कौन था? ये चीन का एक बौद्ध भिक्षु था। इसने गांधार, कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस, गया एवं कुशीनगर की यात्रा की और इसकी जो टाइमिंग है ये कब है? 629 ईसा पूर्व में ये 629 ईस्वी में ये भारत आया था। ठीक, और 636 ईस्वी में वह कन्नौज पहुंचा। ठीक, 629 में वो भारत आया और 636 में ईस्वी में वो कहाँ पहुंचा? कन्नौज। ठीक है, पहुंचा और 645 ईस्वी के मध्य वह एशिया मार्ग से चीन वापस लौट गया। ठीक, तो 629 में आया, 645 में वो लौट गया और कन्नौज कब पहुंचा? 636 में। ये तीनों डेटें आपको याद रखना है, इनसे प्रश्न बनता है। ठीक, और उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने वर्षों तक अध्ययन किया था? 6 वर्षों तक। किस विद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक, और ह्वेनसांग का एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो आपको जान लेना चाहिए कि ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स यानी कि यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स। ठीक, कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो ह्वेनसांग। ठीक, और ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल या वर्धन काल? ठीक है, तो भारतीय इतिहास में जो गुप्त काल है उसको हम स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक, अब स्वर्ण युग कहते हैं तो इससे संबंधित कुछ तथ्य होंगे। ठीक, स्वर्ण युग वह संकल्पना होती है साथियों जो अपने आने वाले समय के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे, एक एग्जाम्पल सेट करे जिस पर आने वाली सभ्यता का विकास हो सके। गुप्त काल में कला, साहित्य, स्थापत्य, गणित, खगोलिकी एवं धर्म के क्षेत्र में अपार वृद्धि हुई। ठीक, तो इसीलिए इसको भारतीय इतिहास में
स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, गुप्त काल को। आगे बढ़ते हैं। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। शक काल की जो शुरुआत है वो किसने की थी? कनिष्क ने की थी, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कब की थी, ठीक है, 62 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 82 ईस्वी में या 88 ईस्वी में, ठीक है। आपको बताना है कि शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। आपका ऑप्शन है 62 यानी कि 62 ईस्वी में, 78 ईस्वी में और 82 ईस्वी में या फिर 88 ईस्वी में, ठीक है। तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 78 यानी 78 ईस्वी में शक काल की शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी, ठीक है। और ये एक कुषाण शासक था। ओके, तो इतनी जानकारी इसके लिए पर्याप्त है। 78 ईस्वी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें। तो साथियों ये रहे आपके आज के प्रश्न। आज का ये सेशन पूरा हुआ। थैंक्स टू वाचिंग दिस वीडियो। और इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए एजे इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।